हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका बायो अध्यापक बीवी यादव। बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर, बायो का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन को पढ़ाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है, पहले सामान्य रूप में इसको जानें कि सभी सजीवों में चेतना होती है और इसी गुण के कारण प्रत्येक जीवधारी अपने बाह्य तथा आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को जान लेते हैं या जान पाते हैं और जो परिवर्तन होता है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हमें भूख लगती है तो ये हमें मालूम हो जाता है और भोजन खाते समय शरीर के कई अंग एक साथ कार्य करते हैं। जैसे मुगुआ है, मुगुआ में दांत है, जीभ है और हाथ है, ये सभी मिल करके एक कार्य को करने लगते हैं। वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसको उद्दीपन कहते हैं और उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना या प्रतिक्रिया करना ये कहलाता है अनुक्रिया या रिस्पांस। वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसको उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस, और उस उद्दीपन के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। अब सजीवों के लिए जो उद्दीपन है, जैसे प्रकाश है, ऊष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, गंध है, स्वाद है, दाब है, डर है, दर्द है, ये तमाम प्रकार के जो है उद्दीपन होते हैं। अब ऊष्मा जो उद्दीपन है, जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम छूते हैं, अगर गर्म है तो छूते ही अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। यानी गर्म होना वह क्या चीज है, उद्दीपन है और उससे बचने के लिए हम प्रतिक्रिया क्या करते हैं कि तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो ये कहलाता है अनुक्रिया। हमारे आंखों पर जैसे कोई तेज प्रकाश पड़ता है, लाइट या सूर्य का या गाड़ी की लाइट पड़ती है, तो हमारी आंखें जो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, वो पुतली सिकुड़ जाती है। तो आंख का बंद हो जाना यह अनुक्रिया है। तो इसी तरह से पेड़ पौधों में भी अनुक्रिया होती है। वातावरण के में जो अंतर होता है या परिवर्तन होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। सूरजमुखी का जो पौधा होता है, सूरज का प्रकाश जिधर से आता है उस तरफ वो क्या करता है, मुड़ जाता है। तो सूरज का प्रकाश आना जो है वह क्या, सूरज का प्रकाश उद्दीपन है, लेकिन उसका मुड़ जाना वह क्या है, अनुक्रिया है। छुई मुई के पौधे को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो क्या करती है, सिकुड़ जाती है। तो इस तरह से ये विभिन्न वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं और उनके प्रति ये प्रतिक्रिया जो होती है वह अनुक्रिया कहलाती है। अब ये एक बात है कि पेड़ पौधों में जो ये कार्य होता है उसके लिए विशिष्ट बहुत अंग नहीं होते हैं या उनकी अनुक्रिया बहुत सीमित होती है, लेकिन जंतुओं में यह विभिन्न रूपों में होती है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं।
उनके द्वारा जो है शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। लेकिन पौधों में भी यह नियंत्रण एवं समन्वय होता है पादप हार्मोन्स के द्वारा। तो आज जो मुख्य आर्टिकल होगी प्लांट हार्मोन्स, या हम कह रहे पौधों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताएंगे कि जो सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण तो पाया जाता है। और अभी हमने बताया कि जंतुओं में इसके लिए संवेदी अंग है और तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, लेकिन पौधों में इस प्रकार का नहीं पाया जाता है। फिर भी पौधों में भी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था छुई मुई का, सूरजमुखी के पौधे का, या पौधे की जो जड़ होती है प्रकाश से दूर भागती है अंदर की ओर, और जो तना होता है वह प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन के लिए उदाहरण है पेड़ पौधों में भी। अब पादप हार्मोन्स के बारे में बच्चों जानना है कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। पौधों में समन्वय के साथ साथ विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। उन्हीं विशिष्ट रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक कहते हैं। पादप हार्मोन्स एक्चुअली वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे में निश्चित स्थानों पर बनते हैं और संवहन ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं, जहां पर वे उनकी वृद्धि, उपापचय तथा समन्वय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो जो पौधों के हार्मोन्स हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और उनकी जैविक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हार्मोन शब्द है उसका अर्थ ही होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। सबसे पहले ये स्टर्लिंग ने 1906 में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं ये मुख्यतः विभज्योतिकी कोशिकाओं और नई उगती पत्तियों तथा फलों में प्राकृतिक रूप से स्रावित होते रहते हैं। जिन्होंने हार्मोन्स का आविष्कार किया था उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली हार्मोन्स जो होते हैं पौधों की जो नई पत्तियां होती हैं या फल होते हैं या विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं, विभज्योति ऊतक की कोशिकाएं यानी जिसमें विभाजन की क्षमता हमेशा होती रहती है, तो वहां पर ये प्राकृतिक रूप से जो है स्रावित होते रहते हैं। पादप हार्मोन्स 5 तरह के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिक अम्ल तथा एथिलीन। ये 5 पादप हार्मोन्स होते हैं। इसमें भी ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन ये पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल और एथिलीन ये हार्मोन वृद्धिरोधक होते हैं। यानी 2 तरह के हार्मोन हो गए, एक वृद्धि को बढ़ाते हैं और एक वृद्धि को रोकते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि को बढ़ाते हैं और जो एसिटिक अम्ल है और एथिलीन ये वृद्धि रोधक होते हैं। तो ये 5 हो गए। अब एक एक के बारे में कि उनका कार्य क्या होता है। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, ये पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है और यह पौधों के ऊपरी सिरों में, प्ररोह में बनते हैं
और ये क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है पौधों की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करना। दीर्घीकरण यानी उसको बढ़ाना, लंबाई में वह बढ़ जाए। इसकी खोज बेंट ने 1928 में किया था और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने हार्मोन्स के विभिन्न उपयोग या उनके कार्य बताया था। पहला, शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता का मतलब होता है कि ये हार्मोन्स पौधे के शीर्ष, तने के शीर्ष भाग पर या जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और शीर्ष भाग की ग्रोथ को ही करते हैं। इनमें पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता होती है। यानी जब तक ये टॉप पर हैं, तने के शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष वाला भाग ही बढ़ेगा और साइड से जो ब्रांचेज निकलती हैं, पार्श्व कलिकाएं, ये नहीं बन पाती हैं क्योंकि इनको रोकते हैं। तो किया जाता है कि शीर्ष वाली कलिका को ऊपर से काट दिया जाता है। तब क्या होगा कि जो हार्मोन है वह पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करेगा और बार बार उनके शीर्ष भाग को काटते जाएंगे तो उनके नीचे से नई नई कलिकाएं निकलती जाएंगी। इस तरह से पौधे क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, जैसे झाड़ी नुमा हो जाएंगे। जो है आप देखेंगे कि जो माली होता है, गार्डन के चारों तरफ जो हेज लगाई जाती है उसको बार बार कैंची लेकर काटता रहता है। जैसे ही थोड़ा ग्रोथ हो गई उसको काट देगा। क्यों काट देगा भाई? क्योंकि शीर्ष कलिका को काट देता है तो जो हार्मोन्स है वह नीचे की पार्श्व कलिकाओं को वृद्धि करने देते हैं, इसलिए वह जो हेज है वह अधिक सघन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माली हेज को बार बार क्यों काटता रहता है, तो आप बताएंगे क्योंकि शीर्ष कलिका पर ये ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है जो शीर्ष भाग को बढ़ाता है। अगर शीर्ष कलिकाओं को हम काट देंगे तो पार्श्व कलिकाएं निकलेंगी और बार बार काटने से नई नई पार्श्व कलिकाएं निकलेंगी और झाड़ी क्या हो जाएगी, सघन हो जाएगी। दूसरा है, ये पौधों की अनुवर्तनी गतियों पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश की तरफ वृद्धि। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की तरफ वृद्धि। एक दिशीय प्रकाश के प्रभाव के कारण प्रकाशहीन भाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको समझें जरा कि प्रकाशहीन प्रभाव, एक दिशीय प्रकाश के प्रभाव के कारण, जैसे पौधा कोई आपने गमले में लगाकर खिड़की पर रख दिया है तो आप देखते हैं कि पौधा जो होता है वह खिड़की की तरफ झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पौधा जब खिड़की पर है तो खिड़की से जो प्रकाश आता है तो पौधे के सामने वाले भाग पर आता है और जो पौधे का जो पिछला वाला भाग है उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट यानी ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसके पीछे वाला जो भाग है वह अधिक वृद्धि कर जाता है और अधिक वृद्धि करने के कारण क्या हो जाता है कि ये खिड़की की तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा जो है। तो ये एक दिशीय प्रकाश के प्रभाव के कारण प्रकाशहीन भाग में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है और तना अधिक ग्रोथ कर जाता है जिससे खिड़की की तरफ झुक जाता है। और दूसरा उदाहरण है पौधे की जड़। पौधे की जो जड़ है, अब प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है तो पौधे की जड़ तक मान लो थोड़ा बहुत प्रकाश पहुंच रहा है तो जो नीचे वाला भाग है
उसमें प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो नीचे वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा क्या करेगी, बढ़ जाएगी, जिससे जड़ क्या करेगी, नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। तो ये है दूसरा कार्य। तीसरा है कि आप जो है गुलाब की कलम लगाते हैं, बहुत से पौधों की, गुलाब की है, गुड़हल की है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, नया पौधा निकल आता है। लेकिन यदि हम गुलाब या गुड़हल की कलम को ऑक्सीजन के घोल में डुबाकर अगर लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है उसमें जड़ें निकल आती हैं। बहुत से पौधे हैं और उनकी पत्तियां हैं, फल हैं, वो पहले ही समय से पहले ही गिर जाते हैं। पत्तियां मैच्योर हो रही, गिर गई, फल अभी पके नहीं और गिर गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तना पर पत्ती जहां लगी होती है बच्चों, तो वहां आधार पर जो है ये विलगन परत पाई जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, विलगन परत जल्दी बनेगी और वहां से पत्ती को हटा देगी, यानी पत्ती गिर जाएगी। तो अगर हम कृत्रिम छिड़काव कर दें उन पेड़ों पर जिन पर से फल जल्दी गिर जा रहा है, ऑक्सीजन का अगर छिड़काव कर दें तो विलगन परत नहीं बनेगी और पत्तियां और फल जल्दी नहीं गिरेंगे। फिर है पांचवा, बीज रहित फलों के निर्माण में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अगर नींबू है, संतरा है, अंगूर है, आप सोचते हैं कि इसमें बीज न बने, क्योंकि बीज रहता है तो खाने में दिक्कत होती है, संतरा है, नींबू है या अंगूर है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें बीज न बने तो ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो उसमें बीज नहीं बनेंगे। अब ये जो चीज है ये कहलाती क्या है, अनिषेक फलन को प्रेरित करती है। अब एक शब्द आ गया, अनिषेक फलन। अ माने नहीं, निषेचन और फल, यानी बिना निषेचन के ही जब अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब बिना निषेचन के जब फल बनेगा तो उसमें बीज नहीं बनेगा। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन का जब हम प्रयोग करते हैं बीज वाले फलों पर तो अनिषेक फलन को यह प्रेरित करता है, जिससे उसमें बीज नहीं बन पाते हैं। ऑक्सीजन तनों, जड़ों तथा फलों का विवर्धन करते हैं। कुछ पौधों में ऑक्सीजन पुष्पन को प्रेरित करते हैं, यानी कुछ पौधों में पुष्प जल्दी नहीं लग रहा है और ऑक्सीजन का उस पर आप छिड़काव कर दें तो उसमें जल्दी से पुष्प लगने लगते हैं। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का एक प्रकार है 2,4-D। 2,4-D को कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, इसी का प्रयोग किया जाता है खरपतवार। अब कहेंगे खरपतवार क्या है? भाई खेत में कोई फसल बोई जाती है, उस फसल के अतिरिक्त जो पौधे उगते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। जैसे आपने किसी खेत में मटर बोया है और मटर के पौधे तो उगे ही, उसी के साथ उसमें जो है बथुआ भी जम गया है, सरसों भी उगाई है और उसी में तीसी भी उगाई है, गेहूं भी उगाया। तो ये सारे पौधे जो मटर के अलावा उगे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो उन खरपतवार को नष्ट किया जाता है, क्योंकि वो खरपतवार ये पोषक तत्वों को जमीन से ले लेंगे और मटर के पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसके बाद है ऑक्सीजन के छिड़काव से जो बीज हैं या कंद आलू है उसमें प्रसुप्ता बढ़ जाती है। प्रसुप्ता क्या है इसको समझिए। आलू है,
आप देखती हैं कि घर में आता है जब उधर बरसात के बाद जो है अंकुरित होने लगता है, यानी पहले सोया हुआ था, फिर वो क्या करता, जग जाता है, अंकुरित होने लगता है, यानी उसकी सोई हुई जो अवस्था थी बिल्कुल बंद था, उससे वह जागृत अवस्था में आ जाता है, जमने लगता है। लोग कहते हैं आलू खराब हो रहा है, तो आलू को खराब होने से बचाने के लिए, उसकी प्रसुप्ता को बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद ऑक्सिन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल है, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल है, इंडोल पायरुविक अम्ल होता है, तो ये इसके उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो मैंने 8-10 पॉइंट बताया कि ऑक्सिन के ये उपयोग होते हैं पौधों में। फिर है दूसरा हार्मोन बच्चों, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है यह पौधे के ऊपरी सिरों पर तथा भ्रूण में बनता है और पौधे के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसकी खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में किया था। याबूता और हयाशी ने फफूस से इस पदार्थ को प्राप्त किया था। जिब्रेलिन जो होता है वह शैवाल में, कवक में, पुष्पी पादपों में हर जगह पाया जाता है। और अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। ये करता क्या है, पौधे का जो पर्व है, अब देखिए तने में पर्व और पर्व संधि होती है। गन्ना देखे है ना, गन्ना चूसते हैं तो जो लंबा वाला भाग रहता है दो गांठों के बीच का, उसी को पर्व कहते हैं, और गांठों को क्या कहेंगे, पर्व संधि। तो ये पर्व वाला जो भाग होता है उसको अधिक लंबा कर देता है। जब बड़े बड़े इसमें जो है ये पोर बनेंगे तो गन्ना क्या करेगा, लंबाई में अधिक वृद्धि करता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बोल्टिंग, यानी जिब्रेलिन के प्रभाव से जब पौधे के तने का पर्व लंबाई में वृद्धि करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग करते हैं। और मक्का है, मटर है, चुकंदर है, जो आनुवंशिकी रूप से बौने पौधे हैं, उनके ऊपर यदि इनका छिड़काव किया जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इनके प्रभाव से पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल को कम किया। दीप्ति काल यानी पौधों में पुष्प लगने के लिए प्रकाश का जो समय है जिसमें अधिक चाहिए, यानी अधिक देर तक अगर प्रकाश उस पौधे को मिल रहा है तो उसमें पुष्प बनता है। और यदि हम चाहते हैं कि कम प्रकाश के समय में ही उसमें पुष्प लगने लगे तो उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं। और जिब्रेलिन के प्रयोग से जो पुष्प देर में लगते हैं पौधे में, उसको आप जल्दी लगा सकते हैं। और जिब्रेलिन के द्वारा भी आप बीज रहित फलों को प्राप्त कर सकते। जैसे मैंने ऑक्सिन में बताया था कि बिना निषेचन के ही जब अंडाशय फल में परिवर्तित होती है तो उसमें बीज नहीं बनते हैं। तो बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए आप जिब्रेलिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो है प्रसूति काल को कम किया जा सकता है। आलू है या बीज है, उसको आप चाहते हैं जल्दी उग जाए, जल्दी जम जाए, यानी प्रसूति काल उसका कम हो जाए, तो उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें और जल्दी से जल्दी उसमें अंकुर फूट जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि सेम है, मटर है और टमाटर है, तो इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी चौड़ी हो जाए, तो उस पर भी इसका छिड़काव कर देंगे, तो ये हो सकता है। और इसके प्रयोग से पौधों में पुंजनता उत्पन्न हो जाती है। पुंजनता का मतलब होता है बच्चों कि जो पुंकेसर है, यानी पुष्प के जो नर जनन भाग होते हैं, वह स्त्री जनन भाग से पहले ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये हो गया जिब्रेलिन्स के बारे में। अब है साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन ये कोशिका
विभाजन करने वाले या कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। सर्वप्रथम मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसको ईस्ट के डीएनए से 1956 में प्राप्त किया था और इसे काइनेटिन नाम दिया था। बाद में एक वैज्ञानिक हुए स्कूल, उन्होंने 1965 में नारियल के पानी को काइनेटिन के समान बताया और इसलिए इसका नाम काइनिन रखा। फिर बाद में इसका नाम जो है चेंज करके सब वैज्ञानिकों ने साइटोकाइनिन कर दिया। और एक वैज्ञानिक थे लेथम, उन्होंने प्राकृतिक रूप से मक्के के बीज से साइटोकाइनिन को पृथक किया था, लेकिन उसका नाम G18 बताया। अब इसके कार्य क्या हैं? यह ऑक्सीन के साथ मिलकर के कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। अगर अकेला है तब तो ये नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीन के साथ मिला करके आप इसका प्रयोग करते हैं तो कोशिका विभाजन की गति को तेज कर देगा। पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है और इसके प्रभाव से तने में जो साइड से कलिकाएं निकलती हैं वो तेजी से वृद्धि करती हैं और यह बीजों या जो आलू या कंद है तो इसके प्रसुप्ति को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। साइटोकाइनिन उपचारित प्रकाश प्रिय बीजों को अंधकार में भी उगाया जा सकता है। यानी जो पौधे अंधकार में उगाए जाते हैं, अगर आप चाहें तो उस पर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दें तो उन्हें प्रकाश में भी उगाया जाता है। जैसे सलाद है, तंबाकू है। इससे मादा पुष्पों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है और ये उच्च ताप प्रतिरोधकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जा सकता है। जीर्णता क्या है बच्चों? जैसे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो इस चीज को हम जीर्णता कहते हैं। और जब पीली हो जाएंगी तो पत्तियां जल्दी ही पेड़ से क्या करेंगी? गिर जाएंगी। तो ये जीर्णता को रोकता है। और साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की मात्रा का अनुपात बदल करके हम जड़ अथवा तना दोनों को विकसित कर सकते हैं। तो ये है साइटोकाइनिन के उपयोग। अब एफसीसी कम्ल, मैंने पहले ही बताया था कि एफसीसी कम्ल और एथिलीन दोनों वृद्धि रोधक होते हैं। तो एफसीसी कम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। सबसे पहले कार्न से एवं एविकेट ने 1961-65 में कपास के पौधों के पुष्प से इसे प्राप्त किया था। यानी पुष्प की जो कलिकाएं होती हैं कपास की, उससे इसको निकाला था और ये विभाजन को रोकता है। इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। और इसके कार्य, इनके घोल को पत्तियों पर छिड़क देने से पत्तियों में जीर्णता उत्पन्न हो जाती है। यानी पत्ती का जल्दी से क्लोरोफिल नष्ट करना है, जल्दी से गिराना है, इसका छिड़काव कर दीजिए, पत्ती पीली हो जाएगी और गिरने लगेगी। और कोशिकाओं को लंबा होने से यह रोकता है। कलियों में की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को भी रोकता है। पुष्पों में यानी पुष्प को खिलने नहीं देता है। आलू को कंद बनाने में यह सहायक होता है और यह रंध्रों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको भी कम कर देता है। यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती के लिए उपयोगी होता है। तो ये जितना भी कार्य आपने देखा कि एफसीसी कम्ल का, ये हर जगह क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसीलिए इसे वृद्धि रोधक कहते हैं। और अगला है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन, ये भी वृद्धि रोधक है बच्चों। और यही एक ऐसा मात्र हार्मोन है
जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। शेष जितने भी हार्मोन्स रहे हैं ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो एथिलीन है यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वृद्धिरोधक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज जो है वर्ग ने 1962 में किया था। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। एक चीज और है, इसको एक और नाम से जानते हैं, फलों को पकाने वाले हार्मोन का नाम बताओ। ये बोर्ड परीक्षाओं में भी आता है क्वेश्चन। तो फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा है? एथिलीन है। और यह पौधों को लंबा होने से रोक देता है। पुष्पों की संख्या में की वृद्धि जो होती है, मादा पुष्पों की संख्या की वृद्धि होती है, जबकि नर पुष्पों की संख्या को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। यह पुष्पन को भी कम कर देता है और पत्तियों, फलों, पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। यदि पौधे में जो पत्तियां हैं, फल हैं, पुष्प है, तो उनको जल्दी गिरा देगा, यानी विलगन परत जल्दी जल्दी बनने लगेगी इसके प्रभाव के कारण। यानी पौधों से पत्तियां और फल जो होते हैं समय से पहले ही गिर जाते हैं। और यह मूल रोमों के निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। इथोफेन नामक यौगिक से एथिलीन गैस निकलती है और आजकल जो बाजार में आपको पकाए हुए फल मिलते हैं, केला है, अंगूर है, तो इसको पकाने के लिए इथेफोन नामक रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एफसीसी कम्ल तथा एथिलीन, और इनके क्या कार्य होते हैं, ये कैसे पौधे की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और कैसे उनके विकास एवं वृद्धि में सहायक होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आज पौधों में कोऑर्डिनेशन और पौधों के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमने आपको बताया, और इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।